इंजीनियर ज़फ़र रहमान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मौलाना फजल रहमान साहब ने डेरा इस्माइल खान में जो खिताब किया उससे बड़ा क्लियरली एक उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दे दी। गवर्नर केपी बहुत पुरएतमाद लहजे में कहते हैं कि मौलाना नाराज है, वो मना लेंगे। कुछ मुलाकातें भी हुई, तो कुछ तय हुआ उनके साथ या फिर अभी भी आप लोग अपने फैसले पर कायम हैं? बहुत शुक्रिया इकरा। देखिए, मौलाना साहब ने जो डेरा इस्माइल खान के जलसे में जिस स्टांस के साथ ये बात की है, ये कोई उस दिन का नहीं है। आप 8 फरवरी 2024 से लेकर इलेक्शन के दिन से लेकर आज तक की उनकी तकारीर उठा लें तो उन्होंने एक बात बड़ी तसलसल के साथ कही है कि ये जो जिस अंदाज में मैंडेट को चुराया गया है, ये जो निज़ाम बना है, ये निज़ाम हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और अगर निज़ाम काबिल कबूल नहीं है तो फिर उसका रास्ता ये है कि फिर हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। किस तरह आएंगे, किस उन्वान के साथ आएंगे और किस अंदाज में आएंगे, ये तय होना भी बाकी है। लेकिन बहरहाल मौलाना साहब की तमाम स्पीचेस जो हैं वो 8 फरवरी से लेकर आज तक की वो एक ही हैं और वो एक बात कर रहे हैं। हमारे पीटीआई के दोस्तों की तरह वो दो बातें नहीं करते कि जी पूरे पाकिस्तान में तो मैंडेट चुराया गया लेकिन केपी में जो है वो हमारा मैंडेट हमें मिला है। हम कहते हैं मैंडेट चुराया गया लेकिन पूरे पाकिस्तान में चुराया गया और केपी में जो है वो पीटीआई के लिए चुराया गया। जहाँ तक फैसल करीम कुंडी साहब की बात है, मेरे मोहतरम हैं, लेकिन उनको भी मालूम है कि नाराज़गी मौलाना फजल रहमान साहब की वो इस सिस्टम के हवाले से है, इस निज़ाम के हवाले से है, इस मैंडेट की चोरी के हवाले से है। जब तक वो चीज़ एड्रेस नहीं होगी ये मुमकिन नहीं है कि उनको इस हवाले से जो है वो राज़ी किया जा सकेगा। हाँ, मौलाना साहब सियासतदान हैं, वो अपोजिशन के साथ भी बैठते हैं, वो हुकूमत के साथ भी बैठते हैं, वो अपने दरवाजे खुले रखते हैं और वो खुले रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप लोग नाराज तो हैं कि अब हकबरे ये हैं कि नाराजगी की असल वजह यह है कि आप लोगों को केपी की वजारत आला के इंतखाब में उन्होंने पीछे छोड़ दिया, आप लोगों को आगे करके, और जो जोड़ तोड़ की कोशिशें की गई वो वैसे तो खुद के लिए की जाती है। और सर ये भी बता दीजिए कि वो कौन सा वहम था जिसमें आप लोगों ने फैसला किया कि आप लोग जो हैं इंतखाबात को चैलेंज करने चले गए। हालांकि तहरीक इंसाफ के पास तो 90 वोट थे और वो गाहे बगाहे आप लोगों के सामने अपना वोट बैंक क्लियर भी करते रहे। दो बातें यहां पर बहुत क्लियरली मैं कहना चाहता हूं इकरा, और मुझे जरा थोड़ा सा इसमें आपका टाइम चाहिए होगा। पहली बात यह है कि आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले कराची में एक जलसा आम हुआ था, अमन मार्च का इख्तिताम हुआ था पूरे सिंध का, और उसके इख्तिताम पर कराची में मौलाना साहब ने एक स्पीच की थी। और वो स्पीच जब उस वक्त अभी तक अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की बात दूर दूर तक मौजूद नहीं थी, उस स्पीच को सुन लीजिए। उस स्पीच में भी मौलाना साहब ने इस्लामाबाद की तरफ आने की बात की थी। तो ये बात तो तय हो गई कि मौलाना साहब ने ये बात किसी रिएक्शन में नहीं कही, वो तसलसल के साथ ये बात कहते चले आ रहे हैं। जहां तक केपी के इंतखाब की बात आपने की इकरा, देखें हमने एक बात की कि जेयूआई चूंकि केपी में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, हमारे सबसे ज्यादा अपोजिशन के वोट हैं, हमने एक उसूली बात उनके सामने रखी और वो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तीफा दिया और उस इस्तीफे की बुनियाद पर स्पीकर साहब ने एक नया प्रोसेस इनिशिएट किया और फिर अली अमीन साहब को दूसरा इस्तीफा देना पड़ा कि उनको वकला की तरफ से बताया गया कि ये इस्तीफा आपका आईन और कानून के मुताबिक नहीं है, ये टाइप शुदा है और आपको हैंड रिटन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो हमने सिर्फ अदालत में ये साबित करने के लिए, इबहाम खत्म करने के लिए हम अदालत में गए कि अगर पहला इस्तीफा बकौल इनके खुद ही ठीक नहीं है तो उसके नतीजे में शुरू होने वाला प्रोसेस कैसे ठीक हो सकता है। तो हम उस इबहाम को खत्म करने के लिए अदालत में गए। अगर हमारा मतमे नजर वजीर आला की कुर्सी होती तो सबसे पहले तो हम पूरी अपोजिशन को इकट्ठा करते। हम मुस्लिम लीग का अलहदा कैंडिडेट, जेयूआई का अलहदा कैंडिडेट, पीपल्स पार्टी का अलहदा कैंडिडेट, तो हम पहले इन 54 वोटों को इकट्ठा करते। हमारी तो अभी इनिशियली इस पर भी बात नहीं हुई थी, तो हमने तो सिर्फ एक बात की थी, अगर हमारे 18 वोट भी हैं तो वो 18 वोट भी जमीयत उलमा इस्लाम अगर ले तो आईन कानून के मुताबिक ले, और आईन कानून के मुताबिक लेने के लिए हम अदालत में गए कि इस इबहाम को खत्म कर दिया जाए कि इस्तीफा पहले वाला ठीक है, दूसरे वाला ठीक है, अगर पहले वाला गलत है तो फिर उसके नतीजे में स्पीकर की तरफ से शुरू किया जाने वाला प्रोसेस कैसे ठीक हो सकता है। सर, लेकिन ये इबहाम था और इस इबहाम को बिल्कुल ठीक है, अब ये इबहाम था, इसके लिए आप लोग कोर्ट भी चले गए। लेकिन आपके नजदीक इसके अलावा कि इलेक्शन आप कहते हैं चोरी का मैंडेट है और वो नहीं होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, हुकूमत की तर्ज हुक्मरानी में भी आपको कोई फॉल्ट नजर आता है, या वो कौन सी यहाँ बुनियादी वजह है जो आप लोगों को मजबूर कर रही है कि मौजूदा पार्लियामेंट अपनी आईनी हैसियत खो चुकी है? देखें, सबसे बुनियादी बात आपके रियासत से लेकर, आपके रियासत के बयानिए से लेकर आपके सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी तक आ जाइए।
अभी मैं सिर्फ, अगर मैं आपको एक केपी की बात बताऊं, अगर मैं आपको बलूचिस्तान की तरफ मुतवज्जे करूं, अगर आपको मैं सिंध की तरफ मुतवज्जे करूं, हमारे केपी में सबसे बड़ा इशू जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का है, हमारे केपी में सबसे बड़ा इशू करप्शन का है, हमारे केपी में सबसे बड़ा इशू गवर्नेंस का है। लेकिन आप देखिए पिछले 10 दिनों से हमारे केपी की काबीना मुकम्मल नहीं हो रही है, हमारी केपी की हुकूमत नहीं है। जिस सूबे में लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा इशू हो, जहां करप्शन इतना बड़ा इशू हो, तो वो फिर एमपीए कैसे था, तो केपी फिर में वो हो रहा है सूबाई ना वजीर सर, कैसे था? इसका वफाकी हुकूमत से क्या ताल्लुक है? वो तो तरीके इंसाफ की हुकूमत है, वो अपनी उनकी शरायत है कि पहले बानी से मुलाकात हो, फिर वो ये सब करेंगे। सो और पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर है, वो जो फैसले करती है उसकी जिम्मेदार वो है। तो फिर वफाकी हुकूमत आप जानते हैं पीपल्स पार्टी सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन नून लीग की अपनी हुकूमत है, वहां पर अपनी काबीना है, तो फिर वफाकी हुकूमत पर क्यों आप लोग चढ़ाई करेंगे? अभी कल ही आपने देखा कि यहां पर पाबंदी लगाई गई एक जमात पर। क्या इस तरह के फैसलों के साथ हम ये कह सकते हैं कि हम एक बेहतर हुक्मरानी की तरफ जा रहे हैं? क्या ये हम तसव्वुर कर सकते हैं कि ये एक ऐसे निज़ाम की तरफ से ये फैसले हो रहे हैं जो एक लेजिटिमेट जो है वो निज़ाम है, एक लेजिटिमेट सिस्टम है? इस तरह की पाबंदियों से क्या जो है वो जमातें ख़त्म हो जाया करती हैं? क्या इस तरह के ये एहतजाज जो है वो हमारी मुस्लिम लीग की हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत में है, जब वो पोजीशन में थे तो उन्होंने नहीं किए थे? क्या इस तरह के एहतजाज पीटीआई नहीं कर रही? तो हम तमाम ओवरऑल फैसलों की बात कर रहे हैं कि इस निज़ाम से जो जो फैसले आ रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में सियासी जमातों मजहबी जमातों पर पाबंदियों के हवाले से आ रहे हैं, चाहे वो यहाँ पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से फैसले हो रहे हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जिन्होंने इस इलिजिटिमेट सिस्टम से जन्म लिया है। आप ये भी बता दीजिएगा, लेजिटिमेट सिस्टम की तरफ नहीं जाएंगे, काम नहीं होगा। सर, तो आपको नहीं लगता आपकी जमात जब एहतजाज करती है और एक बहुत बड़े नंबर के साथ आप लोग पावर शो करते हैं, जब भी करते हैं, बड़ा पुरअमन आपका एहतजाज और जलसा रहता है, हमेशा सही, तारीख ने भी देखा है, लेकिन टीएलपी के साथ मसला यह था कि मुसल्लह अफराद के जत्थे और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस पर हमला करना, अमन अमान का बिगाड़ पैदा करना, बेसिक वजूहात तो यही थी और यही वजह बनी इस पर पाबंदी की। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम, जिस तरह आपने खुद भी एक्नॉलेज किया, और ये अच्छी बात है कि ये किरदार होना चाहिए सियासी जमातों का, लेकिन देखिए जब हमें किरदार में और हमें अमल में तफावत नजर आएगा, तजाद नजर आएगा। देखिए, पीटीआई के लोग यहाँ आए इस्लामाबाद, उन्होंने यहाँ पर डी चौक में जब पहले धरने हुए थे तो डी चौक में यहाँ पुलिस के लोगों को किस तरह मारा, यहाँ पर सरकारी अफसरान को किस तरह मारा, फिर उसके बाद जब ये यहाँ ब्लू एरिया में आए थे तो किस तरह उन्होंने आग लगाई थी, फिर किस तरह अमलाक को नुकसान पहुंचाया था, फिर किस तरह रेंजर्स के लोगों को मारा गया था। तो फिर ये पॉलिसीज में, ये अमल में ये इतना तजाद क्यों है कि किसी के लिए तो आपका जो है वो अमल और तरह का नजर आ रहा है और किसी और के लिए वो वही अमल आपको किसी और तरह नजर आ रहा है।